नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रूह को कँपा देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की घटित सच्ची भूतिया कहानी। आज की स्टोरी सचमुच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, महाराष्ट्र की एक छोटे से गांव में एक सम्राट नाम का लड़का था। वह बहुत ही ज्यादा सीधा था। सीधा बोलो मीन्स सीधा मतलब उसका जो दिमाग था बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ज्यादा विकास नहीं हो पाने की वजह से लोग उसको आधा कपारी यानी पागल भी बोलते थे। सम्राट के जो पापा थे वह 3 भाई थे। सम्राट के चाचा के जो लड़के थे उन लोग की शादी हो गई थी, उनकी भी फैमिली बढ़ गई थी। सम्राट के फैमिली में 15-20 लोग रहते थे। सम्राट की एज 40 के आसपास की थी और उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि कोई उसकी शादी करता ही नहीं था। बहुत सारी लड़कियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। सम्राट की माँ बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि उनको एक ही लड़का था, कोई और बच्चा था नहीं। तो उनको ना अपना घर खानदान बसाने का भी बहुत ही ज्यादा टेंशन था। उन्होंने बहुत जगह पे लड़कियों का पता कराया लेकिन कोई भी लड़की मिली नहीं। सम्राट की जो माँ थी वह गई थी अपने मायके किसी फंक्शन में, तो उनको एक गरीब लड़की दिखाई दी जो कि दिखने में बहुत सुंदर, जिसका नाम पूर्णिमा था। और वह सचमुच में गजब की थी। पढ़ी लिखी, गुणी, खाना पीना भी अच्छा बनाना, लोगों का इज्जत भी करना उसको आता था। बस कमी यही था कि वह लड़की गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से उसकी शादी अच्छे घर में सेट नहीं हो पा रही थी। और सम्राट की फैमिली तो नॉर्मल फैमिली थी, मिडिल क्लास थी, सब कुछ सही था। तो सम्राट की माँ ने आगे से जाके पूर्णिमा के माता पिता से पूर्णिमा का हाथ मांगा, तो वे लोग तैयार हो गए क्योंकि बहुत दिनों से अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन उनकी बेटी को कोई लड़का नहीं मिल रहा था। यहाँ पर पूर्णिमा की माँ ने पूर्णिमा से पूछा कि बेटा देख, तेरा जो पति है वो दिमाग से ठीक नहीं है, क्या तू रह पाएगी, क्या तू उसके साथ अपनी लाइफ काट पाएगी? तो पूर्णिमा ने अपने माँ बाप की स्थिति देखते हुए बोला कि हाँ माँ, मैं शादी कर लूंगी, मैं उनका ख्याल रखूंगी और आगे उनकी पीढ़ी मैं चलाऊंगी। पूर्णिमा के हाँ बोलते से ही सारे लोग खुश हो गए और सम्राट की बारात गई पूर्णिमा के घर। शादी हुई, दुल्हन आई और दुल्हन का जो फेस था, इसका चर्चा पूरे गांव में फैल गया कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जितने लोगों ने सुना था पूर्णिमा की तारीफ, सारे लोग उसको देखने आए और देखते थे तो एक अलग तरह की जलन लोगों में आ जाती थी कि इतनी सुंदर कोई हो सकता है क्या? एक पगलैट की औरत इतनी सुंदर। जो मर्द देख लेता था वह अपनी नीयत गवा देता था। सम्राट जो था वह मुखिया के यहाँ जाया करता था। मुखिया जो थे ना उस गांव के, वह एक ठेकेदार थे और उनका ठेका था शराब वगैरह बनाने का। तो मुखिया से बहुत सारे लोग जुड़े थे क्योंकि मुखिया उन लोगों को पीने के लिए देते थे और अपनी ठेका पे काम भी देते थे। तो मुखिया और सम्राट का थोड़ा मोड़ा ऐसे दिल मिला हुआ था। सम्राट जाके वहीं पे टाइम पास करता था। तो एक दिन मुखिया ने सम्राट से पूछ लिया कि सम्राट, मैंने सुना है कि तेरी बीवी बहुत सुंदर है, लाखों में एक है, कभी मिलवाएगा नहीं, मुझे दिखाएगा नहीं? तो सम्राट हंसते हुए बोला कि हाँ मालिक, क्यों नहीं मिलवाएंगे, चलिए, आप तो हमारे बड़े भाई की तरह है, चलिए देखिए। यहाँ पर इन लोग की बात हंसी मजाक में चल रही थी। हंसी मजाक करते करते ये लोग सीरियस हो गए कि ठीक है चलो, तुम्हारी बीबी कुछ बनाएगी, खाएंगे, देखेंगे। जैसे ही मुखिया पहुंचा सम्राट के घर और सम्राट की बीबी चाय पकौड़े लेके सामने आई, मुखिया की भी नीयत डोल गई। और मुखिया बहुत ही ज्यादा धनी था उस गांव में। मुखिया को देख के लोग सलामी देते थे क्योंकि मुखिया मुखिया होता है, कोई भी काम कर ही देता है। तो ये बात था। उस दिन से मुखिया का जो नीयत था डगमगाया तो था ही, उस घर में आना जाना स्टार्ट कर दिया। मुखिया सम्राट को बहुत ज्यादा मानने लगा क्योंकि वह चाहता था पूर्णिमा को पाना।
जो पूर्णिमा थी वह एक नजर में मुखिया को समझ गई। उसने अपने पति को बोला कि प्लीज सम्राट जी आप उससे दूर रहिए, मुखिया अच्छा नहीं है, बहुत गलत है। और सम्राट उठा तो जाके मुखिया को बोल दिया कि देखो मेरी बीवी ऐसे ऐसे बोल रही थी। अब मुखिया समझ गया कि पूर्णिमा सब कुछ समझ चुकी है। तो मुखिया बहुत ही ज्यादा बेशर्म होके एक दिन पूर्णिमा से मिला और उसको बोला कि देखो मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ अफेयर कर लो। लेकिन पूर्णिमा ने साफ साफ मना कर दिया, बोला कि नो, ये संभव नहीं है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना पसंद करती हूँ, आगे से आप मेरे घर मत आइएगा। यह बात मुखिया को खटक गई। मुखिया आया ठेके पे और उसने बहुत ज्यादा पी लिया। ड्रिंक करने के बाद से मुखिया सम्राट से मिला और सम्राट को बोला कि सम्राट मैं तुम्हें यहाँ पर एक ठेका देना चाहता हूँ, तुम मेरे ठेका को संभालो, तुम अनथाह पैसा कमाओगे। उसने ना सम्राट को बहुत ही ज्यादा पैसों का लालच दिया और सम्राट की माँ को भी। सम्राट के घर में जितने भी लड़के थे सारे लोगों ने मुखिया से नया रिश्ता जोड़ लिया, क्योंकि मुखिया उन लोगों को पीने वीने के लिए देता था और घर वालों को बहुत सारा सामान देता था, पैसा हो गया, कपड़े हो गए, बहुत सारी चीजें। इसलिए घर के हर एक मेंबर ने मुखिया से रिश्ता जोड़ना अच्छा समझा। इकलौती पूर्णिमा थी जो मुखिया से भागती थी और घर वाले बोलते थे कि मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, हम लोग मुखिया को ही अगले साल भी मुखिया बनाएंगे। पूर्णिमा बोलती थी घर वालों को नहीं मुखिया अच्छा नहीं है, आप लोग उससे दूरी बना के रखिए, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता था। मुखिया ने तमाम कोशिश कर लिया कि पूर्णिमा को हासिल कर ले, लेकिन पूर्णिमा जिद्दैल थी, अपनी ही जिद पे रही। मुखिया को लगा कि नहीं यह मानेगी नहीं, तो बेहतर है कि इसके घर में फूट डाले। मुखिया ने सम्राट और पूर्णिमा को बहुत लड़ाया, सम्राट की माँ से और पूर्णिमा को भी लड़ाया, घर वालों से भी पूर्णिमा को लड़ाया। मतलब पूर्णिमा की जिंदगी नर्क बना दी उस मुखिया ने। पूर्णिमा घर पे बहुत लड़ती थी, बहुत झगड़ती थी और लोगों से माफी भी मांगती थी कि हाँ मैंने गलती में ये सब बोल दिया है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप ही के साथ रहना है। लेकिन सम्राट अपनी वाइफ को रखने से मना कर दिया, बोला कि नहीं तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, तुम बहुत बोलती हो, तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं करती हो, तुम अपने मैके जाओ। यहाँ पर पूर्णिमा क्या करे, 2 दिन घर के बाहर बैठी रही, तीसरे दिन घर में आई, फिर चौथे दिन निकाली गई। मतलब यह सिलसिला काफी लंबा चलता रहा। एक दिन पूर्णिमा को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसने यह गुड न्यूज अपनी सास को दी। सास थोड़ी सी पिघल गई। उसने बोला कि ठीक है तुम घर में रह लो, लेकिन तुमको काम धंधा करना पड़ेगा, तुम मुखिया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलोगी, जिस दिन तुमने एक शब्द बोला तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। पूर्णिमा बोली कि ठीक है। जो सम्राट की फैमिली थी वह मुखिया को पूजती थी, क्योंकि मुखिया बहुत ज्यादा धन देता था, उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा वगैरह देता था, प्रॉफिट वगैरह कराता था। इसके लिए धीरे धीरे पूर्णिमा उस घर में रहने लगी। कैसो भी पूर्णिमा टूटी नहीं। जब मुखिया को पता चला कि घर में गुड न्यूज है तो उसका भी माथा ठनक गया। वह बहुत ही बुरा भला बोलने लगा सम्राट को, बहुत बुरा भला बोला कि मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा, तुमने क्या समझा है। सम्राट बार बार मुखिया से पूछ रहा था कि मालिक भैया मैंने क्या गलती किया है, बताओ तो सही, मेरी गलती तो बताओ, मैं सुधार लूंगा, आप मुझे ऐसा मत बोलो। मुखिया ने सम्राट को इतना बोल दिया, इतना पिला दिया कि सम्राट गुस्से में आके घर पे फालतू में अपनी वाइफ से लड़ाई किया, उसको बेल्ट से मारा, जूते चप्पल से मारा, इतना मारा कि बेचारी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उस समय पूर्णिमा की जो हिम्मत थी वह टूट गई थी। उसने क्या किया कि भागती हुई गई और गांव के पास एक छोटा सा तालाब था, वहां पे जाके छलांग लगा दी। अब घर वाले पूर्णिमा को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है पूर्णिमा, लेकिन पूर्णिमा किसी को मिली नहीं। अगली सुबह कोई तालाब के बगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि पूर्णिमा की जो बॉडी है वो तालाब में तैर रही है। पूरे गांव में हलचल मच गई और जैसे ही मुखिया ने यह बात सुना कि पूर्णिमा तालाब में गिरी है, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए, वो पसीना पसीना हो गया, उसको बहुत पसीने आ रहे थे, बहुत ही डरा। उसने सम्राट को बुलाया
और बोला कि देख भाई, तेरी वाइफ ने ऐसा ऐसा काम कर लिया है, अब वह इस दुनिया में नहीं है, पुलिस आएगी, केस बनेगा, पोस्टमार्टम होगा बॉडी का, उसके बाद से तुम लोग पकड़ के जेल जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है उस बेचारी लड़की पे। तो सम्राट पूछा क्या करें मालिक, बताइए ना, कुछ तो बताइए। सम्राट की फैमिली डरी थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई थी ना इसके लिए। टॉर्चर करना एक अलग चीज है, लेकिन कोई दुनिया ही छोड़ दे, गलत डिसीजन ले ले, बाद में फैमिली पे ही आती है ना रीजन, तो इसलिए ये सारे के सारे लोग डरे पड़े थे। अब मुखिया ने बोला कि फटाक से क्रियाक्रम करो पूर्णिमा का, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। मीन्स शरीर रहेगा नहीं तो पोस्टमार्टम किस बात का, और बाद में बोल देंगे कि सांप वगैरह ने काट लिया था तो ऐसे ऐसी घटना हो गई, चाहे जो भी हो, हम बाद में रीजन बना देंगे। तो मुखिया के कहने पे लोगों ने फटाक से लकड़ी वगैरह का व्यवस्था किया और उसके बाद क्रियाक्रम कर दिया। क्रियाक्रम को किए हुए मात्र 6 से 7 घंटे बीते थे, यानी इवनिंग में मुखिया बहुत ही ज्यादा डरा था और उसने अपने घर वालों को बोल दिया था कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, जब तक मैं गेट ना खोलूं मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब घर वालों ने बोला कि ठीक है। मुखिया बहुत सारा बोतल उठाया और अपने कमरे में जाके गेट बंद कर लिया। पूरी रात कमरे में ही रहा पिया। अगली सुबह उनके घर वाले गए गेट को बजाए, फिर भी मुखिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। गेट उसने खोला नहीं, लोगों ने छोड़ दिया। लोगों ने सोचा कि हो सकता है रात भर जगा हो तो दिन में सो रहा हो। फिर इवनिंग में लोगों ने गेट बजाया, लेकिन मुखिया ने गेट खोला नहीं। फिर रात भर लोगों ने छोड़ दिया। लोग मुखिया से डरते थे, उसके घर वाले डरते थे कि अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो वह हमें मारने पीटने लगेगा। लोगों ने पूरी रात के लिए छोड़ दिया। उसके अगले सुबह जब घर वालों ने देखा कि मुखिया खुद गेट नहीं खोल रहा है तो घर वाले चिंतित हो गए। उन लोगों ने गेट को तोड़ दिया। जैसे ही गेट टूटा और मुखिया के बच्चे कमरे में गए तो उन लोगों ने देखा कि उनके पापा गिरे पड़े हैं और उनका जो पेट है ना बहुत आगे, एकदम आगे आ गया था, काफी आगे। और उन लोगों ने सोचा कि पापा का पेट इतना कैसे आगे आ गया, और जितनी भी बोतल थी उस कमरे में सारे बोतल खाली। पापा एकदम ऐसे उल्टे पड़े हैं। अब उन लोगों ने उठाया और डॉक्टर के पास लेके भागे। डॉक्टर के पास मुखिया गया, डॉक्टर ने इलाज किया तो डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने बहुत ज्यादा पी लिया है। उनके पूरे के पूरे पेट में जितना पेट आगे निकला है, सूजा है, उसमें ड्रिंक है। डॉक्टर ने मुखिया के पेट से सारा ड्रिंक बाहर निकाला और बोल दिया कि नहीं, अब ये इस दुनिया में नहीं है। घर में रोना पीटना हुआ, मुखिया को लोग घर पे लाए और जो भी क्रियाक्रम होता है वह सब कुछ किया। अगले दिन गांव में एक और बुरी खबर आई कि सम्राट का कजन जो ड्राइवर था, ट्रक चलाता था, और ड्रिंक जो था ना, बियर वगैरह, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था, उसका बहुत ही भारी एक्सीडेंट हो गया है। वह ट्रक एक विशाल पेड़ को टक्कर मार दी है और सम्राट का भाई वहीं पे दम तोड़ दिया है। जो बॉडी थी वो घर पर आई। सम्राट के यहाँ रोना पीटना सब कुछ चालू, और सम्राट के भाई का क्रियाक्रम किया गया। क्रियाक्रम बीत जाने के बाद अगले दिन फिर सम्राट के घर में एक घटना घटित हो गई। सम्राट का एक और कजन छत पे जाके वहां से छलांग लगा दिया और नीचे आते आते वह चितरा गया। उसकी बॉडी में भी प्राण नहीं थे। बाद में उसका क्रियाक्रम हुआ। उसके अगले दिन सम्राट के एक और कजन का एक्सीडेंट हो गया। बस यही था कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह इंसान बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से चोटिल होकर बच गया। वह हॉस्पिटल में था। लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम कैसे यहाँ पहुंच गए। तब उस लड़के ने बताया कि मेरे सामने एक परछाई आ गई और मैंने जैसे ही अपनी बाइक मुड़ाने की कोशिश की वह परछाई उधर आ गई और मेरा जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और मैं गिर गया और बहुत ही भयानक चोट आई। और मैं गिरा तो लंबा गिरते रहा, मतलब होता ना, घसीटते रहा, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी ढंग से याद नहीं। तो लोगों ने पूछा वह कौन था। फिर लड़के ने बताया कि मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही खतरनाक था जो भी था, बहुत ही गुस्से में था। परछाई देख के ही मुझे अंदाजा लग गया था।
अब घर वाले थोड़े से चिंतित थे। गांव वाले बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे कि हमारे ही गांव में एक के बाद एक कैसे लोग दुनिया छोड़ रहे हैं। गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों ने बोला कि गांव को दिखाया जाए, किसी तांत्रिक पंडित को बुलाओ और गांव में कोई यज्ञ वगैरह कराओ ताकि गांव की शुद्धि हो, गांव में लोग बचे। ये सब क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है। फिर एक ज्ञानी पंडित को बुलाया गया। पंडित आया और उसने देखा तो उसने बताया कि हाँ, इस गांव में किसी का श्राप लगा है। अब गांव वाले घबरा गए और उन लोगों ने बोला कि श्राप, किसका श्राप, हमने ऐसा क्या किया है। पंडित ने बोला कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं गांव में पूजा पाठ वगैरह कर देता हूँ, गांव को शुद्ध कर देता हूँ, गांव में शांति बनी रहेगी, लेकिन आप लोग किसी तांत्रिक को बुला के भी गांव का जांच पड़ताल एक बार करवा लो। आखिर ऐसा क्या हुआ है, कौन सा ऐसा आत्मा है जो गुस्सा की ये सब कुछ कर रहा है, आखिर क्यों कर रहा है। फिर गांव वालों ने बताया कि पूरे गांव में नहीं हो रहा है, मुखिया और सम्राट के फैमिली से ही हो रहा है। तो पंडित जी के बताने के हिसाब से एक तांत्रिक आया और उसने मुखिया के घर को देखा, फिर सम्राट के घर को देखा, फिर वह पूरा का पूरा मुद्दा समझने की कोशिश किया। उसको कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें समझ में नहीं आई। तो उसने पूछा कि सबसे पहले किसका डेथ हुआ था इस गांव में, इस घर में। तो लोगों ने बताया कि सबसे पहले पूर्णिमा का हुआ था। तो पूर्णिमा कहाँ मिली थी, वो गांव के तालाब में मिली थी। आखिर क्या हुआ था, आप लोगों ने उसको परेशान किया था। तो यहाँ पर कोई भी सम्राट के फैमिली से मुंह नहीं खोल रहा था और मुखिया के फैमिली में कुछ पता ही नहीं था। तब सम्राट की माँ ने बताया कि हाँ, मेरी बहू प्रेग्नेंट थी और मुझे पता नहीं है किस रीजन से जाके उसने छलांग लगाई तालाब में, मुझे बस इतना ही पता है कि मेरे बेटे से उसकी बनती नहीं थी। तब तांत्रिक ने एक कपड़ा मंगवाया, लवंग मंगवाया, चावल मंगवाया, फूल मंगवाया अड़हुल का, और उसने मंत्र वगैरह पढ़े और उसने उस आत्मा को बुलाया जो ये सब कुछ कर रहा था। तो उसने आत्मा से ही पूछा कि बताओ तुम्हारी मनसा क्या है, तुम क्यों कर रही हो ये सब। वह आत्मा चिघड़ती हुई बोली कि मेरी कोई मनसा नहीं थी कि मैं ये सब कुछ करूं, लेकिन अब मेरी मनसा है कि मैं इस घर परिवार को बर्बाद कर दूं, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज मैं तड़प रही हूं। मैंने बहुत कष्ट भुगते हैं, इन लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे भोलेपन का, मेरे सीधेपन का इन लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। तांत्रिक ने बोला कि तुम खुल के बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, तुम बताओगे तभी तो हल निकलेगा ना। तब आत्मा ने बताया कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत मारा है, पीटा है। इन लोगों को पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी इन लोगों ने खाना वाना नहीं दिया है। मेरे पति, सम्राट की तरफ इशारा करते हुए बोली कि इसको तो मैं मारूंगी, क्योंकि इसने मेरा ये हालत किया है, ये पगलैट है, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने जानबूझ के इसे शादी किया क्योंकि मैंने सोचा कि इसकी भी जिंदगी संवर जाएगी और मेरे माँ बाप जो इतना दिन से मुझे लेके परेशान है, उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया देखो। तब तांत्रिक ने पूछा कि ये सब तो ठीक है, तुम्हारे ससुराल वाले तुमको परेशान किए, लेकिन तुमने मुखिया को क्यों मारा। तब आत्मा रोती हुई बोली कि मुखिया ही मेन जड़ था, उसकी नीयत खराब हुई मेरे प्रति और उसने मेरे घर वालों को इतना भड़का दिया कि मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा, मतलब ये कदम उठाना पड़ा, मुझे दुनिया छोड़ना पड़ा। अगर मुखिया की नीयत खराब नहीं हुई होती तो आज मेरा ससुराल एकदम नॉर्मल चलता, क्योंकि मैं शादी करके आई थी, सब कुछ नॉर्मल था। जिस दिन से मुखिया ने मुझे देखा उस दिन से चीजें खराब हुई हैं। तब मुखिया के घर वाले शर्मिंदा थे और मुखिया के घर वालों ने माफी मांगा। बोला कि मेरे पति ने, मुखिया के बच्चों ने बोला कि मेरे पापा ने जो भी कांड किया था उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तो आत्मा ने बोला कि ठीक है, आप लोगों की कोई गलती नहीं, हमने आपको माफ किया, बट मैं अपने पति को माफ नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक मेरा पति जीवित रहेगा यह मुझे खलता रहेगा। तब तांत्रिक ने बोला कि देखो, तुम्हारा पति सीधा था, आधा कपारी था,
इसलिए इसको उल्लू बनाना बहुत ही आसान था। मुखिया ने इसका फायदा लिया है। तुम्हारे पति की गलती नहीं है, तुम जानती हो ना उसकी स्थिति क्या है मानसिक, तुम काहे ऐसा बोल रही हो। बहुत सारी चीजें उस तांत्रिक ने समझाया, लेकिन आत्मा जिद्दैल थी, वह मानने के लिए तैयार नहीं। तब तांत्रिक ने आत्मा से सवाल किया कि मुखिया ने गलती किया, तुम सिर्फ मुखिया को मार के छोड़ देती, तुमने अपने घर के लोगों को क्यों मारा। तुमने ही मारा ना, जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उसमें इंसान चला गया, बाइक से जो एक्सीडेंट हुआ उसको भी तुम्ही ने करवाया, जो छत से कूदा तुम्ही ने करवाया ना। तब आत्मा ने बताया कि हाँ, मुखिया को मैंने दारू पिला पिला के मारा, ट्रक का एक्सीडेंट मैंने करवाया था और मैंने ही उस इंसान को अपने हाथों से मारा। एक और एक्सीडेंट करवाया लेकिन वह इंसान बच गया, मैं उसको भी मारूंगी। और छत से छलांग लगाने वाले इंसान की बॉडी में मैं घुसी थी और उसको ऊपर चढ़ा के मैंने उसको नीचे गिरा दिया और मैं खुद उड़ गई। मैंने ये सब कुछ जान के किया है। तांत्रिक ने पूछा इसके पीछे का कारण बस यही है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया तो इनके घर में कोई भी मर्द नहीं जिंदा बचेगा, बस यही मेरी जिद है। अगली बारी सम्राट की है। यहाँ पे तांत्रिक बौखला गया और उसने बोला कि नहीं, जो तुमको करना था वो तुमने कर लिया, मेरे आने से पहले तुमने बहुत सारे कांड किए, ठीक है, बट इसके आगे नहीं। मैं मानता हूँ कि घर वालों की गलती है, इन लोगों को ना पुलिस केस वगैरह करना चाहिए था, तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, लेकिन नहीं माना, गलती है, लेकिन अब तुम ये सब मत करो, छोड़ दो, जाने दो। तांत्रिक ने बहुत समझाया लेकिन आत्मा मानी नहीं। आखिरकार हार कर तांत्रिक को उस आत्मा को पकड़ना पड़ा और अपने साथ लेके जाना पड़ा। उस दिन के बाद से वह घर थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन यह घटना वह घर, मुखिया का घर और पूरा गांव नहीं भूल पाया, क्योंकि वह आत्मा पूरे गांव वालों के सामने परछाई के रूप में आके बोली। हर एक इंसान, हर एक बच्चा तक यह बात सुना था। बहुत ही दर्द में थी आत्मा, लेकिन जो तांत्रिक था वो भी शक्तिशाली था, वह आत्मा को लेके गया। उसके बाद क्या किया उस आत्मा का मुझे नहीं पता। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।